from its original position, or some distortion takes place in the dimension of the beam. This phenomena, because of which the beam gets bent from its original position, is known as bending of the beam. Now suppose एक बीम AB है जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे एक लोड लग रहा है W. तो व्हेन द W इज अप्लाइड ऑन द बीम, जो बीम है उसकी शेप कुछ इस तरीके की हो जाएगी लोड को अप्लाई करने के बाद. तो हम ये बोल सकते हैं कि अब जो बीम है जो पहले स्ट्रेट था, लोड को अप्लाई करने के बाद थोड़ा बेंड हो गया. बेंड मीन्स ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टॉर्ट हो जाना. तो दिस फिनोमिना इज नोन एज बेंडिंग ऑफ द बीम. और बेंडिंग की वजह से बीम में क्या चेंजेस होते हैं, इस चीज की स्टडी हमें करनी है. नाउ सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम. जिस बीम की बात हम कर रहे हैं, सपोज उसका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से है. ये बीम है AB और यहां पे लगी हुई है रिएक्शंस. ओके, जब इसके ऊपर हम W लोड अप्लाई करेंगे तो अभी जो बीम हमें स्ट्रेट दिख रहा है, मान लीजिए सपोज ABCD, ये बेंड होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. लाइक दिस. तो दिस फिनोमिना इज नोन एज बेंडिंग. अब मान लीजिए कि जब बीम बेंड नहीं हुआ था तब कुछ इस तरीके का था. ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, ये बिफोर बेंडिंग है. जब बीम पे कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा है तो बीम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी स्ट्रेट. और ये है बीम का सेंट्रोइडल एक्सिस जो उसके सेंट्रोइड से पास कर रहा है, इसको बोलेंगे CG. और बेंडिंग के बाद जो बीम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. तो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम आफ्टर बेंडिंग. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब बीम बेंड नहीं हुआ था तब वो एक स्ट्रेट फॉर्म में था. और बेंडिंग के बाद हम देख पा रहे हैं कि बीम का जो सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसकी लेंथ में कुछ कंप्रेशन आ गया है इस तरीके से. और जो बीम के सेंट्रोइडल एक्सिस के नीचे का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कुछ एक्सपेंड कर गया है इस तरीके से. दिस इज एक्सपेंडिंग एंड द पोर्शन अबव द सेंट्रोइडल एक्सिस इज गेटिंग compressed. Here compression, and here some extension is taking place because of bending. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी की लेंथ में चेंज होता है उसमें एक स्ट्रेन डेवलप होता है. तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि सेंट्रोइडल एक्सिस के जो ऊपर का पोर्शन है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेन, और जो सेंट्रोइडल एक्सिस के नीचे का पोर्शन है उसमें डेवलप होगा टेंसाइल स्ट्रेन. और स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ. तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन है, ये वाला, यहां पे डेवलप हो जाएगा एक कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि यहां की लेंथ कम हो जा रही है. और जो ये वाला पोर्शन है जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस के नीचे का है, इसमें डेवलप होगा एक टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि इस पोर्शन की लेंथ इंक्रीज कर जा रही है. तो इन दोनों सिग्मा को, यानी कि जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस, इनको कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है बेंडिंग स्ट्रेसेस, बिकॉज दीज स्ट्रेसेस आर टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ द बीम. और इन्हीं बेंडिंग स्ट्रेसेस को हमें कैलकुलेट करना है कि ये बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है और किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं. तो दिस इज ऑल द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम. अब यहां पे एक चीज है कि ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस का पोर्शन है, ये वाला, हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर का पोर्शन तो डिक्रीज, लेंथ में डिक्रीज हो रहा है और इसके नीचे का पोर्शन की लेंथ इंक्रीज कर जा रही है. बट जो सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, इसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं होता.
इसलिए सेंट्रोइडल एक्सिस का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। क्योंकि इसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं है तो यहां कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं हो रही है, और अगर कोई स्ट्रेन नहीं है तो यहां पे कोई स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होगा। तो बिकॉज न्यूट्रल या सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, दैट्स वाई इट इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस, और यहां पे स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव और नीचे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है बिकॉज ऑफ बेंडिंग। नाउ सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं एक बीम जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं, और जो रेड लाइन से शो हो रहा है दैट इज इट्स न्यूट्रल एक्सिस। अब मान लीजिए बीम के ऊपर हम 2 लेयर कंसीडर करते हैं इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। एक लेयर तो हम मान के चल रहे हैं ए बी, जो कि लाई कर रही है जस्ट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ए बी, और एक लेयर हम बीम के न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंसीडर करके चल रहे हैं, मान लीजिए सी डी सपोज, और जो कि ए बी के पैरेलल एंड इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल, और इन दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस सपोज स्मॉल वाई है। तो मान लीजिए बेंडिंग के बाद कुछ इस तरह का शेप बीम का हो जाता है, बेंडिंग के बाद इस तरह का शेप बीम का हो जाएगा। तो जो 2 लेयर हमने कंसीडर की थी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ए बी, ये मान लीजिए बाद में हो जाती है ए डैश बी डैश, सपोज ए बी से डिस्टॉर्ट होकर ये हो गई ए डैश बी डैश, और जो लेयर सी डी थी ये सी डी से डिस्टॉर्ट होकर बन गई सी डैश डी डैश, सपोज सी डैश डी डैश, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अगेन इट विल बी वाई। तो हम देख पा रहे हैं कि जब बीम कर्व शेप में आ रहा है तो ए डैश बी डैश की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं होगा, ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू ए बी बिकॉज इट इज लाइंग ऑन न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन जो सी डैश डी डैश वाली लेयर है, बिकॉज दैट इज लाइंग ऑन लाइंग अबव फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, इट विल गेट डिफॉर्म्ड, और वी कैन से इट विल गेट कंप्रेस्ड। तो सी डैश डी डैश विल बी लेस देन, इट विल बी लेस देन सी डी, इसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो नाउ सपोज हम क्या करें कि ये जो आर्क ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश बन रही हैं, इनका सेंटर हम लोकेट करते हैं सपोज इस तरीके से। और ये पॉइंट ओ है, ओ इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम, क्योंकि बेंडिंग के बाद बीम कर्व शेप में आ रहा है, तो ओ पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम। और अगर पॉइंट ओ को न्यूट्रल एक्सिस से ज्वाइन कर दें इस तरीके से, तो इट विल बी द आर, एंड आर इज बेसिकली नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम। तो सबसे पहले हमने बीम का सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट किया, और उसके बाद बीम की रेडियस ऑफ कर्वेचर को लोकेट किया। और मान लीजिए कि ये जो एंगल बन रहा है, दिस कंप्लीट एंगल इज थीटा। अब अगर हम बात करें, जैसा कि हम देख रहे हैं सी डी की लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे कुछ स्ट्रेन भी डेवलप हो रहा होगा। तो नाउ वी विल कैलकुलेट स्ट्रेन इन लेयर सी डी। मान लीजिए इसको स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो जाएगा सी डी माइनस सी डैश डी डैश चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एंड दिस विल बी इक्वल टू, बिकॉज सी डी इज इक्वल टू ए बी, सो इट विल बी ए बी माइनस सी डैश डी डैश अपॉन ए बी। एंड जैसा कि हम देख रहे हैं जो ए बी है वो ए डैश बी डैश के इक्वल है, सो इट विल बी ए डैश बी डैश माइनस सी डैश डी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ए डैश बी डैश, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें बेंडिंग के बाद, तो इट विल बी ए डैश बी डैश इज नथिंग बट आर थीटा माइनस आर माइनस वाई थीटा, बिकॉज सेंटर से लेके जो इस लेयर की डिस्टेंस है ये हो जाएगी आर माइनस वाई, और डिवाइडेड बाई अगेन आर थीटा, सो इट विल बिकम वाई अपॉन आर।
और अब मान लेते हैं कि जो सी डैश डी डैश वाली लेयर है जिसमें हम स्ट्रेन निकाल रहे हैं, मान लीजिए उसमें सिग्मा बी के बराबर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉल ई इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन कैपिटल ई एंड दिस विल बी इक्वल टू बाई अपॉन आर। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि कैपिटल ई होता है सिग्मा अपॉन स्मॉल ई, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से हमें मिल रहा है सिग्मा बी अपॉन बाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अब अगर हम बात करें कैपिटल ई की, तो ये होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम एंड आर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दोनों ही वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी अगर बीम पे लगने वाला लोड कांस्टेंट है। तो हम देख पा रहे हैं सिग्मा बी अपॉन बाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इट मींस सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई। और इसका मतलब ये हुआ कि बीम की किसी लेयर में डेवलप होने वाला जो स्ट्रेस होता है वो उस लेयर की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कोई लेयर हम कह सकते हैं जितना ज्यादा दूर होगी न्यूट्रल एक्सिस से उस पर उतना ही ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, और कोई लेयर जितना कम दूर रहेगी न्यूट्रल एक्सिस से उस पर उतना ही कम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। तो इस एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होता है ये होगा टॉप सरफेसेस के ऊपर, क्योंकि जो टॉप सरफेसेस हैं बीम की उनकी डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से सबसे ज्यादा है, और जो मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा, मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस ये जस्ट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगा और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस की लेयर में कोई भी चेंज नहीं आता है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। Now suppose again we are considering the cross section of the beam. It will be like this. Before bending it was like this. This is the neutral axis of the beam and this is a layer which we have considered, on which we have calculated the stress sigma b, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं सपोज स्मॉल y अगेन। और ये जो लेयर हमने कंसीडर की है जिसपे स्ट्रेस अभी हमने कैलकुलेट किया, मान लेते हैं दिस लेयर इज एन एलिमेंटल पार्ट और इसका एरिया है सपोज डीए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो लेयर सीडी है, मान लीजिए अगर हम लिखें स्ट्रेस और वी कैन से बेंडिंग स्ट्रेस ऑन लेयर CD which is elemental layer having area dA, so it will be sigma b will be y into E y R, because y is the distance of layer CD from neutral axis। अब अगर हम बात करें इस स्ट्रेस की वजह से लेयर में लगने वाले फोर्स की, तो फोर्स which is basically this compressive force responsible for the contraction of the layer, the force on strip will be sigma b into dA, इसको हम बोल रहे हैं dF will be E by R y dA। Now again if we consider the moment of this force about neutral axis, तो ये हो जाएगा moment of this force about neutral axis। हम इसको लिख रहे हैं dm, तो ये हो जाएगा y इंटू df, क्योंकि df लग रहा है उस लेयर पे जिसे हम कंसीडर करके चल रहे हैं और उसकी डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से y है, तो dm विल बी we can say E by R y square dA। ये तो हुआ केवल एलिमेंटल जो लेयर है उसका, उस पे लगने वाले फोर्स का मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अगर हम बात करें टोटल मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, टोटल मोमेंट m,
So it will be integral dm and it will be integral E by r y square dA. We know that E and r are constant, so this equation will be like this. So the equation becomes like this: m is equal to E by r integral y square dA, and y square dA is nothing but the area moment of inertia of the beam about neutral axis, because dA is the area of elemental surface and y is the distance from this elemental surface from neutral axis. That's why y square dA will be the area moment of inertia of only elemental part, and when we will do its integration, so it will become the complete area moment of inertia of the area of cross section of the beam. So finally the equation becomes m equal to E by r into I. Here I is the, again I am repeating, area moment of inertia of the cross section of beam about neutral axis. So finally it will be m upon I equal to E upon r, और जैसा कि पहले हम देख चुके हैं सिग्मा b अपॉन y वाज m अपॉन I, तो दोनों को कंबाइन करने पे द फाइनल इक्वेशन विल बी सिग्मा b अपॉन y is equal to m upon I and this is equal to E upon r. So ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास निकल के आ रही है, इसी को बोला जाता है बेंडिंग इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज नोन एज बेंडिंग इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में टोटल 6 टर्म है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिग्मा b बाई m I E और r. इन सभी टर्म्स को एक बार फिर से देख लेते हैं. व्हाट इज सिग्मा b? Sigma b is bending stress on layer having distance y from neutral axis Na. तो ये तो हुई बात सिग्मा b और y दोनों की. सिग्मा b एंड y बोथ आर क्लियर. उसके बाद अगर हम बात करें m, यहां पे हमने एक टर्म लिखा है m बेसिकली तब निकला जब हमने किसी लेयर पे लगने वाले फोर्स का, m है किसी लेयर पे लगने वाले फोर्स का मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. तो यहां पे बेसिकली m होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस्ड इन द बीम ड्यू टू अप्लाइड लोड. बीम के ऊपर जो लोड लग रहे होते हैं उनकी वजह से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है, ये बेंडिंग मोमेंट उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम एसएफडी और बीएमडी के केस में करते थे. तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा उसकी वैल्यू होगी कैपिटल M. आई इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. अगेन E Young's modulus of material of the beam, and r is the radius of curvature of beam. So these are 6 terms and the equation becomes sigma b upon y equal to m upon I equal to E upon r. This is known as bending equation. बेंडिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं. दिस इज ए कैंटिलीवर बीम जिसके फ्री एंड पे एक लोड लग रहा है 10 न्यूटन और इसकी लेंथ है 3 मीटर और दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम. ये एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है. इसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर और इसकी डेप्थ दी हुई है 20 सेंटीमीटर. और हमें निकालना है इस बीम पे लगने वाला मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. सपोज तो नाउ अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा b अपॉन बाई विल बी m अपॉन I. और हमें निकालना है बिकॉज मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. तो सिग्मा b मैक्स विल टेक्स प्लेस एट y मैक्स. जब y की वैल्यू को मैक्सिमम पुट कर देंगे तो वहीं पे सिग्मा b मैक्सिमम होगा एंड दिस इज इक्वल टू m अपॉन I.
तो हम देख रहे हैं कि सिग्मा बी मैक्स अगर हमें चाहिए तो हमें बाई मैक्स एम एंड आई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले बाई मैक्स की बात कर लेते हैं। बाई मैक्स इज बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस से लेके टॉप मोस्ट सरफेस की डिस्टेंस। तो ये होगा इस बीम का न्यूट्रल एक्सिस जो कि सेंट्रोइड से पास करेगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। सो बाई मैक्स इज 10 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर बात करें एम होता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस डायग्राम को देख के निकलेगा, ये जो लोड डायग्राम है। तो बिकॉज ये कैंटिलीवर बीम है और इसके फ्री एंड पे 10 न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, तो जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा फिक्स एंड पे, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 3 यानी कि 30 न्यूटन मीटर। ओके, आई इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो बिकॉज ये एक रेक्टेंगुलर बीम है, इसके अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 12। यहां पे बी की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू है 20, सो इट विल बी अपॉन 12 एंड दिस इज इक्वल टू 6666.67 सेंटीमीटर टू दी पावर 4। इन सारी वैल्यूज को जब हम बेंडिंग इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा बी मैक्स विल बी सिग्मा बी मैक्स अपॉन वाई मैक्स, दैट इज 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज इक्वल टू एम इज 30 न्यूटन मीटर। तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन सेंटीमीटर में, तो 30 इंटू 10 टू दी पावर 2 एम अपॉन आई इज दिस मच। इसको इवेल्युएट करने पे वी विल गेट सिग्मा बी मैक्स इक्वल टू, इट विल बी 4.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम। तो बेंडिंग के क्वेश्चंस में बस करना ये होगा कि हमें बीम पे लगने वाला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और उसका एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा इसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो लोड डायग्राम को देख के तो हम निकाल लेंगे, एक मिनट, लोड डायग्राम को देख के, ये जो लोड डायग्राम होता है इसको देख के निकाल लेंगे इसका, दिस लोड डायग्राम को देख के हम निकाल लेंगे इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देख के कैलकुलेट कर लेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद बेंडिंग इक्वेशन में पुट करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी। अब एक चीज यहां पे है, यहां तो पूछा गया था मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। अगर आपको y की वैल्यू दी हो कि न्यूट्रल एक्सिस से किसी डिस्टेंस दूर फाइंड आउट करिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, तो y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड सिग्मा बी ऑन एनी पर्टिकुलर लेयर। सेक्शन मॉडुलस ऑफ बीम इज बेसिकली the bending strength of the beam against bending। मान लीजिए जो इक्वेशन है वो ये है, सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई। यहां पे अगर हम बात करें वाई मैक्स तो ये हो जाएगा सिग्मा बी मैक्स। किसी बीम में डेवलप होने वाला बेंडिंग स्ट्रेस इट विल बी सिग्मा बी मैक्स इक्वल टू एम वाई मैक्स अपॉन आई, और दिस इज इक्वल टू एम अपॉन आई अपॉन वाई मैक्स। तो यहां पे ये जो टर्म आ रहा है आई अपॉन वाई मैक्स, दिस इज नोन एज सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। तो इट विल बी एम अपॉन जेड। सो जेड इज बेसिकली आई अपॉन वाई मैक्स। आई होगा बीम का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके क्रॉस सेक्शन का, और बाई मैक्स हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस से लेके टॉप मोस्ट सरफेस की डिस्टेंस। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी सिग्मा बी की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, और जेड की वैल्यू जितनी कम रहेगी सिग्मा बी उतना ही ज्यादा रहेगा। तो मतलब ये हुआ कि जिस बीम का जेड जितना ज्यादा होता है उसमें डेवलप होने वाला बेंडिंग स्ट्रेस उतना ही कम होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस बीम का सेक्शन मॉडुलस ज्यादा रहेगा उसमें बेंडिंग स्ट्रेस कम डेवलप होगा, यानी कि उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ